स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया में, जहां पर हम आ गए हैं अब की बार अहमदाबाद में और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे शेयर बाजार की, मार्केट की, जिसके लिए हमारे बहुत ही वेल नोन पैनलिस्ट हमारे साथ हैं मिस्टर वीके शर्मा HDFC सिक्योरिटीज के और फॉर्च्यून फिजिकल लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर जगदीश ठक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे शर्मा जी आपसे। पिछले एक हफ्ते हमने देखा बाजार को कोई सही दिशा नहीं मिल रही थी। ग्लोबल फैक्टर्स तो थे ही, साथ में बाजार को बहुत पीटा घरेलू फैक्टर्स की वजह से भी बहुत पिटाई हुई है। क्या कहना है आपका? साइप्रस का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हावी हुआ है बाजार में, या मेन फैक्टर हमारे घरेलू राजनीति की वजह से बाजार को दबाव पड़ा है? जी जो मुख्य कारण हमारे मार्केट्स की खराबी का है वो ये कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 0.25 जो रेपो रेट काटा वो सफिशिएंट नहीं था जिससे कि जो यूजर इंडस्ट्रीज को वो राहत पहुंचाई जा सके। बैंक काट नहीं पाएंगे। अगर साथ में रेपो रेट कट भी करते तब ये पॉसिबल, रेपो के साथ साथ अगर CRR में कट करते तो ये बैंक्स नीचे पहुंचा सकते थे और उसकी वजह से वो सारा फायदा हो सकता था। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि उनके लिए आगे रेट कट करना मुश्किल रहेगा। तो मुख्य कारण बाजार के गिरने का ये था। उसके साथ पॉलिटिकल उथल पुथल, तो ये तो जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये जारी रहेगी। और तीसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय कारण, साइप्रस एक बहुत ही नया खिलाड़ी है उस दृष्टि से कि एक नया डेवलपमेंट है और साइप्रस की जो भी प्रॉब्लम है वो ग्रीस की वजह से है, क्योंकि साइप्रस में जितने भी जो हेयरकट हुआ है ग्रीस में बॉन्ड का वो साइप्रस के बॉन्ड होल्डर्स का ही गया। और ये जो प्रॉब्लम है ECB इसको सॉल्व इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि 1/3 पैसा जो साइप्रस में है वो रशियन इन्वेस्टर्स का है, तो ECB उसको हेल्प नहीं करना चाहता। तो डिपेंड करेगा, एक इवॉल्विंग सिनारियो है, ये जब समाप्त होगा तब जाके थोड़ी राहत की सांस आएगी। ठक्कर साहब, जैसा शर्मा जी बता रहे हैं ये तमाम कारण जिसकी वजह से बाजार को फौरी तौर पे थोड़ा सा सेटबैक टाइप का लगा, आपको क्या लगता है सामान्य होने में कितना वक्त और लगेगा फिर चीजें सेटल होती हुई दिखेंगी? अगर आप 2008 की जो क्राइसिस आई थी, जो सबप्राइम क्राइसिस से कहते हैं, उसको उभरने में काफ़ी समय लग गया है। और एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अभी यूरोपियन क्राइसिस को निपटने के लिए जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं है, उसको काफ़ी समय लगेगा। और एक बात बिल्कुल जो अभी शर्मा साहब ने बताई जो साइप्रस की, एक बहुत अहम चीज़ जो इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहूँगा साइप्रस के बारे में, कि 3 आइलैंड का बना हुआ एक छोटा सा देश है और उसकी GDP के 8 गुना उसके पास बैंकिंग सिस्टम, उसकी जो डिपॉजिट्स है, और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। और इसको अभी लोगों को चिंता हो गई कि अगर इस साइप्रस में ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ऐसा कहा है कि अगर आप इसको जो डिपॉजिट्स में जो हेयरकट नहीं करेंगे तो हम आपको आगे से आपको पैसे देने बंद कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा रशिया का है वहाँ पे। तो रशियन इज ऑल्सो ट्राइंग टू इंटरवीन कि अभी हम कुछ आपके लिए करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक तो जैसे रिजर्व बैंक ने बताया पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है और हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है, फिर भी अच्छी चीज़ है कि विदेशी निवेशक इतने अभी विकवाल नहीं हुए हैं जी। लोगों के मन में एक बड़ी चिंता होती है कि जो अभी खरीद रहे हैं, जिस दिन उनका मन बन गया कि बस अब बेचना है तो हम कहाँ जाके अटकेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम कारण है। अगर थोड़ी सी उसमें एक आ जाए, क्योंकि लोगों को ये लगा जितने भी रिफॉर्म्स आए पिछले 4-5 महीने में, जो उसने चालू किया रिफॉर्म्स, अगर उस रिफॉर्म्स की प्रक्रिया अगर आगे नहीं बढ़ेगी, जो भी रिफॉर्म्स आने हैं, जैसे अपने वित्त मंत्री ने कहा था कि मेरे पिटारे में 100 रिफॉर्म्स है, 100, अभी तो 4-5 ही उन्होंने बताए हैं, बाकी कब करेंगे ये पता नहीं है हमें, लेकिन सब यही दुआ करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये हमारे अहमदाबाद या गुजरात का सवाल है, एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटिव है वो गुजरातीज है। और अगर ऐसा कहा जाए कि गुजरातीज और मारवाड़ीज को आप स्टॉक मार्केट से 1 हफ्ते के लिए निकाल ले तो स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स और निफ्टी है वहीं फ्रीज ही हो जाएगा। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। कविता, फटाफट पहला सवाल लें। चलिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि बाजार में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गुजराती ही हैं। तो चलिए, हमारे साथ भी अहमदाबाद की ऑडियंस है, लेते हैं इनका सवाल बाजार से जुड़ा हुआ। आर्य जोशी जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर। केम छो तमे? चलिए, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है, MCX जो देश का बहुत अच्छा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इसका पब्लिक इश्यू भी अच्छा तरह से आया और इधर गुजरात में भी इतना बहुत इन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन MCX में कुछ मालूम नहीं होता कि जो 1600 तक जाने के बाद अभी 850 तक आके रुका है और अभी क्या नीचे जा सकता है।
उसमें क्या दिक्कतें हैं, शायद इज ड्यू टू द टैक्सेशन या एनी दिक्कत है, ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल शर्मा जी गाइड कीजिए। मुख्य कारण इस स्टॉक के नीचे जाने का यही है कि जो सीडीटी लगाई गई है वो अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त जो कमोडिटी मार्केट में है वो काफी हद तक एक मार्केट में लेके दूसरे मार्केट में बेचने की है, और जो आप प्ले करते हैं तो उसके लिए जो जितने मार्जिन के लिए एक ट्रेडर प्ले करता है उतनी तो अभी एसटीटी आ गई है, तो वो मार्केट वॉल्यूम्स जहां से आते थे वो समाप्त हो जाएगा। तो जब आपके वॉल्यूम गिरेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सफर करेगी। तो अगर वॉल्यूम 30% गिरते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी 50% से ज्यादा गिर सकती है। तो अभी ये 1 अप्रैल से लागू होगा और उसके बाद में देखा जाएगा, मार्केट एक जायजा लेगा कि किस हद तक वॉल्यूम्स जो अपेक्षा थी उससे ज्यादा गिरे हैं तो स्टॉक और गिरने की संभावना रहेगी। अगर जो अपेक्षा थी ऑलरेडी बिल्ट इन है उतना ही गिरते हैं तब इसमें सपोर्ट आ सकता है। तो फिलहाल ये मार्केट में वॉल्यूम्स के डिसाइड करेंगे कमोडिटी में कि ये स्टॉक का आगे चल के इन्वेस्टर्स क्या करेंगे। तो वॉल्यूम पर नजर रहनी चाहिए। विपिन जी अगला सवाल है। मधुसूदन बी सोनी अब हमारे साथ हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मधुसूदन जी पूछे अपना सवाल। हाँ, माइक आप तक आ रहा है, आप अपना सवाल तैयार रखें। तो हमने 3 स्क्रिप्ट लिखी है, RIL, ICICI बैंक और TCS जी। ये 3 में से कौन सी अच्छी स्क्रिप्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी नेक्स्ट वीक में? जी, RIL, ICICI बैंक और TCS। हाँ। जगदीश जी, इन तीनों में से चुनाव करना है तो क्या सलाह देंगे? तीनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का सवाल है, ये चीज मैं आपको बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा कि एक रंगारंजन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि जो गैस प्राइस है उसको आपको इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक करना चाहिए। अभी जो गैस की प्राइस तय हुई है जो 2014 तक मार्च तक $4.2 पर MMBTU है, उसको बढ़ा के $8.5 जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है, तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही होना है आने वाले दिनों के अंदर। और जहां तक आपने ये ICICI बैंक की बात की, एक जो इंटरिम रिपोर्ट्स आया था, जो अभी कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपको शायद पता होगा, तो स्टिंग ऑपरेशन की एक जो रिपोर्ट इंटरिम आई है, डेप्यूटी गवर्नर ने कहा है कि प्राइमा फेसी ऐसी कोई चीज उनको नजर में नहीं आई, लेकिन खुद ने अपनी कमेटी अपॉइंट की हुई है, तो ये भी सबसे अच्छी बढ़िया बैंक है। और जहां तक TCS का सवाल है, मुझे लगता है कि जहां तक टेक्नोलॉजी क्षेत्र का सवाल है, सबसे अहम सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश में आज TCS भी है, टाटा की कंपनी है। टाटा की कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा अच्छी मानी जाती है। अगर आपको चुनना है कि अलग क्षेत्र से आपने चुने सब शेयर, मेरे ख्याल से अगर आपको लेना है, आपके पास अगर एक 10,000 रुपया है, मैं समझूं कि 1/3 ईच यू शुड बाय ऑल दिस शेयर्स। 1/3 करके आपको तीनों में ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिपिन चंद्र S गांधी हमारे साथ हैं यहाँ पर और सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आपका सवाल क्या है? IT क्षेत्र में TCS, HCL और विप्रो, 3 में से कौन सी अच्छी है? शर्मा जी, किस पे दाव लगाना चाहिए इन्हें? तीनों जो कंपनियां आपने बोली हैं उनके अंदर इन्फोसिस और TCS एक अव्वल दर्जे की कंपनियां हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। HCL टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है उसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, वो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पे ये दोनों कंपनियां पहले से हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ खेलना है तब मैं समझता हूं कि TCS या इन्फोसिस आपके लिए बेहतर कंपनी हो सकती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ग्रोथ चाहिए जो हो सकता है थोड़े से सेटबैक के साथ आए, तो उसके लिए आपको HCL टेक चुनना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर एक आम निवेशक के पास अगर उतनी शक्ति नहीं है रिसर्च करने की या स्टॉक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त इन्वेस्टमेंट का जो व्हीकल है वो है इंडेक्स को जो ट्रैक करता हो, ऐसा ETF। तो कोई भी ETF चुन लीजिए जो सेंसेक्स या निफ्टी को स्टॉक ट्रैक करता हो, तो वो आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है लंबी अवधि के लिए। चलिए, अब हमारे साथ हमारे अगले जो दर्शक हैं वो हैं आरव शाह साहब, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। आरव जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगले 5 से 10 साल के लिए कौन से प्रोस्पेक्टिव सेक्टर्स है जिसमें हम हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं? आप अभी फिलहाल कहीं निवेशित हैं? हाँ, अभी के लिए निवेशक हैं। चलिए, तो लेकिन आपको 5 साल के और 10 साल के नजरिए से लॉन्ग टर्म जी सेक्टर्स जो अच्छे हो जिसमें हम हमारा निवेश। जगदीश जी, अगर इतना लंबा नजरिया है तो फिर क्या सलाह है? सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि लंबी अवधि के निवेशक है। मैं वॉरेन बफेट का एक जो कोट है कोट करना चाहूंगा।
उसने बहुत एक अहम बात बताई थी। उसने कहा था कि अगर आप शेयर बाजार में 10 साल से कम समय के लिए आते हैं तो मेहरबानी करके आपकी 10 मिनट भी बर्बाद मत करना। आप उसके आधे पे या तो आ गए हैं, तो ठीक है, आपको तो हक बनता है कि आपको शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेशक ही हमेशा फायदेमंद रहते हैं, जो छोटी अवधि के नहीं होते हैं। यहाँ 80, 85, 90% सुबह में आते हैं एक उम्मीद लेके, और हम यहाँ पे कहते हैं कि सुबह ऑडी गाड़ी लेके आते हैं और शाम को अपनी BRTS बस से वापस घर पे जाते हैं। शेयर बाजार में क्योंकि इनका स्पेकुलेटिव नेचर है। तो एक सबसे अहम चीज मैं आपको जो गुरु मंत्र देना चाहूंगा कि बाजार में जब कोई बिना वजह गिरावट आती है, जैसे अभी गिरावट आ रही है, फंडामेंटल्स कहीं पे डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, आमतौर पे लोग भाग जाते हैं और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा करके। लेकिन जब आपके पास कुछ फंड की अरेंजमेंट्स हो, आपके पास पूरी दूसरी जो लायबिलिटीज आपके लाइफ में हो, जैसे इंश्योरेंस की है, मेडिक्लेम की है, या अपने एजुकेशन की है, मैरिज की है, जो भी है, उसको सबसे पहले प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं उसमें से शेयर बाजार में आप उसी शेयर में निवेश करें जो फंडामेंटली काफी मजबूत है और किसी बिना वजह से वो गिर चुके हैं। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट्स बहुत खराब होता है, जैसे गिरना चालू होता है सब शेयर गिरने चालू हो जाते हैं, बढ़ने होता है सब बढ़ने होते हैं। आम निवेशक सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं हमेशा कि भाई यहाँ पे शेयर बाजार में सब लोग नसीब लेके आते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई या तो शेयर बाजार છે, અહીંયા ફાવી ગયા તો હર્ષદ મહેતા, नहीं तो પછી नरसिंह मेहता। बट ऐसा नहीं है। जितने भी अच्छे फ्रंट लाइन ए ग्रुप के स्टॉक्स हैं और बी ग्रुप में भी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बनाए जैसे आप हमदाद लोग हम थाली खाते हैं ना, थाली में बहुत सारी चीज आती है, एक चीज नहीं आती, इसी तरह से पोर्टफोलियो बनाइए आपका। जी, तो चलिए बाजार में गिरावट का फायदा उठाइए और लंबे समय के लिए आपको निवेश करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस मार्केट सेशन को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। शर्मा हम यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, कविता अभी और सवाल बाकी हैं, वो लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया अहमदाबाद में, जहां पर इस वक्त स्टॉक मार्केट पर हमारी बड़ी ही दिलचस्प सी बातचीत जारी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे बहुत ही शानदार निवेशक दर्शक अहमदाबाद के हमारे साथ हैं। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास जो पहला सवाल है वो है चंद्रकांत आर पटेल साहब का, जो अपना सवाल पूछेंगे। चंद्रकांत जी पूछे अपना सवाल। जी हाँ जी, हेलो। अभी रिसेंटली वो म्यूचुअल फंड और जो FIA वाले ने जो हैमरिंग किया ADIG ग्रुप में एट दिस स्टेज, तो अभी क्या उसका फ्यूचर, अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेवल पर? और दूसरा RIL के बारे में, उसका पॉजिटिव अभी सब पॉइंट आए हैं जिसके वजह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन दो अभी RIL में भी हैमरिंग होता है ऐसा लगता है। तो व्हाट अबाउट दिस 805 रुपीज, कैन वी इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इट? जी शर्मा जी। जो अडक ग्रुप के शेयर्स थे उनके अंदर पिटाई किन्हीं कारणों से हुई थी। उनमें से एक रीजन ये भी था कि उनको कुछ पेनल्टी भरनी है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स पे प्रेशर था। अगर पूरी तरह से अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और आपकी समझ मुझे लगता है कि आम निवेशक की तरह, जैसे आम निवेशक की होती है, लिमिटेड है, आपके लिए इंडेक्स ऑप्शन, मतलब इंडेक्स कोई भी ETF आपके लिए बेस्ट है। इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए जो फिलहाल जो मौसम है 2014 से और सुधरेगा, जब इसकी गैस प्राइसेस में रिवीजन होगा। फिलहाल जो $4.25 पे प्रति यूनिट के हिसाब से गैस अभी बिकती है, उसका भाव बढ़ेगा और यहाँ पे वो सीधा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। टेलीकॉम का जो बिजनेस है वो भी मई या जून के बाद इनका आगे आएगा, वो जो काफ़ी हद तक पूरे टेलीकॉम बिजनेस को एक तरह से नया आयाम दे सकता है। तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए काफ़ी डिस्ट्रप्टिव रहेगा, लेकिन हो सकता है रिलायंस के लिए भी ये पॉजिटिव रहे। तो उस दृष्टि से आपको स्टॉक इन्वेस्ट करना हो तो आप 3 टुकड़ों में कीजिए। कोई भी स्टॉक जब आप लेते हैं
3 टुकड़ों में निवेश करने का एक फायदा ये होता है कि अगर वो मार्केट गिरता है तो आप गिरती हुई मार्केट को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं उस स्टॉक को, वरना आप पूरा एक साथ लेते हैं और मार्केट फिर बाद में गिरता है, उस स्टॉक को भी गिराता है, तो आप चिंतित होकर उस स्टॉक को बेच सकते हैं। तो उस वजह से गिरती हुई मार्केट में तो हमेशा आप स्टॉक को 3 टुकड़ों में लें। चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर सोहन लाल वैष्णव अपना सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो, मैं सोहन लाल बोल रहा हूँ और जगदीश भाई ठक्कर से मैं बात करना चाहता हूँ कि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर के जो दाम अभी घट रहे हैं, तो अभी क्या अभी उसमें थोड़ा परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ी राहत दे। आपने कहा भी था कि बाजार गिरेगा तो आपको निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कहता हूं आपसे, लेकिन ये 2 शेयर की आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं रिलायंस कैपिटल के बारे में जब न्यू बैंकिंग लाइसेंस की बात आई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नई पॉलिसी बहुत जल्दी आ जाएगी, आपको पता होगा कि शायद कई सालों से रिलायंस कैपिटल के बारे में बात कही जाती है कि रिलायंस कैपिटल विल एंटर इनटू द बैंकिंग फील्ड, और हो सकता है रिलायंस कैपिटल में भी इनटू द बैंकिंग सेक्टर। कैसे नॉर्म्स आएंगे वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन दैट में बी परहैप्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्टिव शेयर सो फार एज बैंकिंग इज कंसर्न। जहां तक रिलायंस पावर इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू गो बैक टू द 2008 व्हेन द IPO हैड कम। कंपनी ने खुद कहा था कि हमारा जो पावर प्लांट्स है वो 2012-13 के बाद ही चालू होगा, 2017 तक वो खत्म होगा। यानी कि उन्होंने बताया था कि पहले 5 साल तक हमारे यहाँ ज्यादा पावर प्लांट आने की कोई ज्यादा गुंजाइश या उम्मीद नहीं है। लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया उसके अंदर और थोड़ी सी उसमें गिरावट आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पावर की शॉर्टेज हमारे देश में है और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है पावर सेक्टर, सरकार भी उसे काफी प्रोत्साहित कर रही है। कम से कम इस भाव में जो रिलायंस पावर का जो अभी गिरा हुआ जो शेयर है, मैं समझता हूं कि आप लंबी अवधि के निवेशक है तो दोनों शेयर के अंदर खास करके बैंकिंग लाइसेंस रिलायंस कैपिटल में और रिलायंस पावर, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन बाय द गवर्नमेंट, यू मस्ट इन्वेस्ट एट दिस प्राइस। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लुक्रेटिव प्राइसेस। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अब हमारे साथ हमारे अगले दर्शक होंगे धवल देसाई साहब, जो सवाल पूछना चाहते हैं। धवल। थैंक यू CNBC आवाज़। ये मेरा सवाल है कि किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए पहले टेक्निकल देखना चाहिए या फंडामेंटल देखना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, कि पहले टेक्निकल देखा जाए या पहले फंडामेंटल देखा जाए। शर्मा जी, क्या तरीका सही होता है? जी निवेश के लिए तो फंडामेंटल स्टॉक को देखना बहुत ही आवश्यक है। फंडामेंटली आप स्टॉक की स्टडी करें, लेकिन उस स्टॉक को लेना कब है, इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प कर सकती है। तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप और अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर जब फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं तो सेंटिमेंट चेंज होता है, और सेंटिमेंट को बेहतर रीडिंग फंडामेंटल की बजाय टेक्निकल एनालिसिस आपको देता है। तो ये समय के ऊपर कि आप जब री रेटिंग होती है किसी स्टॉक की ऊपर की ओर तो फंडामेंटल कारण है, और जब ये लिक्विडिटी और अन्य चीजें जो मार्केट को नीचे लेके जाती हैं तो आप टेक्निकल, तो दोनों का समन्वय करेंगे तो आपकी जीत होगी। लेकिन लंबी अवधि के लिए सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस ही काम आएगी। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छी राय शर्मा जी की। आप कैसे और कब टेक्निकल एनालिसिस करें और कब फंडामेंटल एनालिसिस को अपना सपोर्ट बनाएं, और किस हिसाब से दोनों के समन्वय से आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अपने स्टॉक मार्केट के निवेश को और बेहतर और अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पर पा सकते हैं। इसी के साथ कविता, अब वाकई में इस सेशन को समाप्त करने का धन्यवाद करने का हमारे पैनलिस्ट को। शर्मा जी और ठक्कर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अहमदाबाद पर हमारी चर्चा जारी है, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद के बारे में, जैसे अहमदाबाद नाम पड़ा, वो कहते हैं कि जब कुत्ते पे सस्ता आया तब बादशाह ने शेयर बढ़ाया। तो यहाँ तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, उसको शेयर बाजार की गिरावट से डरना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो शेयर बाजार की गिरावट से यहाँ पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक मौका यहाँ पर शायद लोगों को लगता है कि आगे और कैसे शेयर बाजार से ज्यादा बेहतर रिटर्न कमाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा चर्चा का विषय होगा कि आगे यहाँ से क्या रास्ता है जो फ्यूचर सिटीज की तरफ जाता है। अहमदाबाद कैसे और बेहतर हो सकता है, एक बड़ा ही शानदार पैनल हमारे साथ होगा। तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।